हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए, हमने अभी तक कालीबंगा और आहड़ सभ्यता पढ़ ली। इसके बाद हमको पढ़ना है बेराट और बेराट के बाद में पढ़ना है गणेश्वर सभ्यता। बस यही 4 सभ्यताएं हमारे दे रखी है इसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके पेपर फर्स्ट जीके वाले पेपर में। तो हमने कालीबंगा और आहड़ का अध्ययन कर लिया, अब हम बेराट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस चीज़ को। इसमें क्या दे रखा है। जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ पर है? ये जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी, 2 स्थल थे, 2 महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा सभ्यता के। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके 2 महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो दोनों ही पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान एक तरीके से दम भरने लगा कि भाई जो इस सभ्यता के जो 2 महत्वपूर्ण स्थल थे वो हमारे पास आ गए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में हमारे भी इधर खुदाई शुरू की और हमें भी यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास जो स्थल मिले कालीबंगा वगैरह, वहाँ पर अध्ययन शुरू कर दिया आगे पुरातत्ववेताओं ने। तो जब ये बेराट की खुदाई हुई, जब बेराट के बारे में पता चला, यहाँ कार्य हुआ, तब एक पुरातत्ववेता थे डॉक्टर सत्य प्रकाश, उन्होंने कहा था कि जो कुछ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को पाकिस्तान में देखकर खोया है उससे ज़्यादा हमें बेराट में मिला है। तो देख लो, उनकी इस लाइन से अंदाज़ा लगा लो कि इसमें हमको क्या कितना कुछ मिला था और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। अब देखो, मत्स्य जनपद, इसमें पहली लाइन पढ़ते हैं अपन। पहली चीज, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर, और उसी को हम क्या कहते हैं? बेराट। अब एक चीज आ गई जनपद। तो जनपद होते हैं, आपको पता है टोटल 16 महाजनपद हैं, उनमें से ये जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर, बेराट। अब ये महाजनपद किसको बोलते हैं? तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 322 ईसा पूर्व का समय है वो क्या कहलाता है? महाजनपद कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जिला जयपुर में है। और नदी, अब आपको पता है कोई भी सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये बाणगंगा नदी के किनारे, और बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं, ठीक है। अब ये अर्जुन की गंगा नाम क्यों रखा गया इसका? तो बताते हैं कि बेराट, विराट नगर में राजा विराट के पास ही, यहीं पर पांडवों ने अपना जो 12 वर्ष का तो वो वनवास था और जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो 1 वर्ष का अज्ञातवास तो विराट नगर के जो राजा थे विराट, उनके यहीं पर गुजारा था। तो बताते हैं कि अज्ञातवास के दौरान एक बार द्रौपदी को प्यास लगी, तब अर्जुन ने बाण से, अपने बाण से ये गंगा का इसका मतलब उद्गम किया, उसने बाण चलाया तो यहाँ से क्या निकल गई? गंगा निकल गई, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। और बाण से उत्पन्न इसलिए बाण गंगा कहते हैं। अब उसके आगे देखिए क्या पॉइंट है। यहाँ से पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए। तो देखो कितना लंबा टाइम पीरियड है। पाषाण काल कहाँ? तो पाषाण काल, और कहाँ? मौर्य काल। तो पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसके बाद देखो, सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहाँ 1837 में अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा था, और ये शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में कलकत्ता में है। 1936-37 में दयाराम साहनी व 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन कार्य किया। अब देखो इसके बारे में पूछे कि किसने खोजा, तो देखो शुरुआत में तो दयाराम साहनी ने 1936-37 में, और उनके बाद में जो उत्खनन कार्य, उस कार्य को आगे बढ़ाया था 1962-63 में किसने? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हमको। एक तो देखो बीजक की पहाड़ी है, पूछ सकते हैं कि बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? भीम जी की डूंगरी है और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थान यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट है। उसके आगे देखिए, यहाँ की पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में मानव निर्मित शैल चित्र व पत्थरों के औजार मिले हैं, अतः पुरातत्ववेताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला नाम दिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। देखो पुराने समय में क्या होता था, जब पाषाण युग था उस समय आपको पता है कि मानव का जीवन कैसा था? जंगली था। तो वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाओं में जहाँ कहीं भी क्या करते थे? निवास करते थे। अब जैसे एक गुफा बनी हुई है,
इसके अंदर मानव रहते थे, तो मानव रहते थे तो बैठे बैठे क्या करें, सामने दीवार दी गई तो उस पर क्या बना दिए, चित्र बना दिए। तो वैसे चित्र इन जो गुफाएं हैं उनमें मिली है। ये सेल नाम लिखा हुआ है ना, सेल, सेल का मतलब होता है पत्थर, तो सेल चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आदि मानव की चित्रशाला नाम दिया गया है। उसका अगला पॉइंट, चीनी यात्री हैंसांग। अब हैंसांग आया था और इसकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम था, सी यू की। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। चीनी यात्री हैंसांग भी लगभग 634 ईस्वी में यहाँ आता है और बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। तो बौद्ध भी गुफाओं वगैरह ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो चीनी यात्री हैंसांग ने यहाँ पर देखा तो उसने बताया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो गुफाएं थी, बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध लोगों की यहाँ पर ये क्या है, गुफाएं, उनकी पुष्टि इन्होंने की थी, चीनी यात्री हैंसांग ने। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के पास यहीं निकाला था और उसी दौरान क्या हुआ था, उसी दौरान यहाँ पर भ्रमण करते वक्त एक बार जो द्रौपदी है उनको प्यास लगी थी और अर्जुन ने अपना धनुष निकाला और तीर चलाया और तो वहाँ से पानी निकल गया। बोलते हैं कि वहाँ से नदी निकल गई, तो उसी नदी को क्या नाम दिया, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा। ये पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब देखो और क्या मिला यहाँ पे, बेराट से एक कपड़े की पोटली मिली जिसमें 35 चांदी की मुद्राएं मिली है और जिसमें 8 पंच मार्क हैं। पंच मार्क, मार्क का मतलब चिन्ह, पंच का मतलब 5। और यहाँ से 28 हिंद यवन, यवन मतलब जो यूनानी शासक थे उनकी क्या मिली है, मुद्राएं भी मिली है यहाँ पर। और जो 16 मुद्राएं हैं वो हिंद यवन शासक मिनांडर की है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में सेव रखना अपने अच्छे से। यहाँ से संख लिपि भी प्राप्त हुई है। लिपि मतलब कोई भाषा है वो लिखी गई है, उसे बोला गया है संख लिपि प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पर क्या होता था, हूणों के आक्रमण होते थे बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम अपनी एक ऐसी लिपि, अपनी एक भाषा बना लेते हैं जो अन्य लोगों को समझ में नहीं आए और वो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से क्या होगी, काफ़ी फायदेमंद होगी। तो उन लोगों ने एक ऐसी लिपि बना दी और उस लिपि का नाम क्या है, संख लिपि है। और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए आगे, एक सेकेंड, अगला पॉइंट, सवाई राम सिंह के समय यहाँ से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। बौद्ध विहार, गोल मंदिर, ये तो स्थान था। अब देखो सवाई राम सिंह के समय यहाँ क्या एक जगह है बौद्ध विहार, जिसे गोल मंदिर भी बोलते हैं, वहां पर खुदाई की तो खुदाई के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है पेटी, वो प्राप्त हुई। अब उसमें कुछ अस्थियां मिली है, तो ये मतलब पूरा ऑथेंटिक नहीं है कि भाई ये महात्मा बुद्ध की है, लेकिन ये अनुमान लगाते हैं क्योंकि हैंसांग ने पुष्टि कर दी कि यहाँ पर बौद्ध मठों की पुष्टि की, तो ये आइडिया लगाते हैं कि जो ये सोने की मंजूषा है इतनी सुसज्जित है, तो इसमें जो अस्थियां होगी वो किसकी है, महात्मा बुद्ध की है। अकबर ने यहाँ एक टकसाल खोली। टकसाल क्या होती है, जो सिक्के ढालने का कारखाना होता है ना, उसे बोलते हैं टकसाल। मृद भांडों में, मृद भांडों मतलब मिट्टी, मृद भांडों में अलंकृत गड़े भी हैं। अलंकृत गड़े मतलब उन पर चित्रकारी वगैरह की गई है, जिन पर स्वास्तिक, जिन पर एक तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो, तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। और देखो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, महाजनपद कहलाता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने यह बात बताई थी कि जो कुछ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को पाकिस्तान में देखकर खोया है उससे ज़्यादा हमें बेराट में मिला है। अब देखो जैसे एक कार्लाइल नाम के जो थे अंग्रेज अधिकारी थे, 1872 ईस्वी में भीम की पहाड़ी पर शिलालेख की खोज की थी। जैसे एक शिलालेख इनको मिला था, एक और थे, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने लिखा था यहाँ पे, शायद पीछे के है पेज में, यहाँ नहीं है क्या, ये सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहाँ 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। उसके बाद में 1872 में डॉक्टर जो कार्लाइल थे, ये रहे कार्लाइल, कार्लाइल ने 1872 में भीम की पहाड़ी पर एक अन्य शिलालेख भी खोजा था। 1837 में 37 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने 73 फीट लंबी तोप के आकार की एक गुफा भी मिली थी उनको यहाँ पर। तो ये चीज़ है। बेराट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बेराट के बारे में ये इतना ही है। बेराट के बारे में सबसे देखो बड़ी तो सभ्यता है आपके कालीबंगा है, कालीबंगा, आहड़ और बेराट है। बेराट में थोड़ा मतलब ज़्यादा मैटर नहीं है बेराट के बारे में।
तो भी आप इसको मान सकते हो कि जो 4 सभ्यताएं हैं उनमें जो ज़्यादातर सिलेबस है वो कालीबंगा, आहड़ और बेराट इनमें हो जाता है। और गणेश्वर का तो बस ऐसे नाम ही है, मतलब ज़्यादा उसके कोई फैक्टर नहीं है, 4-5 फैक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर। ये रही गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से शुरू है। गणेश्वर कहाँ है? सिक्कर है और कांतली नदी के किनारे। प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो इसका समय कितना है, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। तो उस समय यहाँ पर इतना तांबा मिला, मतलब कि इतनी पुरानी संस्कृति होकर भी इनके पास तांबा था। मतलब इनके बाद आने वाली संस्कृति को तांबा किसने दिया? गणेश्वर सभ्यता ने दिया। मतलब क्योंकि उनकी खोज की हुई थी पहले से, इसलिए बोलते हैं कि ये जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। बाकी जो सभ्यताएं इसके बाद में आई उन्होंने तांबा यूज में लिया है, जबकि इनके पास तांबा पहले से था, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। अब इसमें एक कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट ये है कि हम ताम्र नगरी का पूछ ले तो वो क्या है? आहड़। और यदि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ ले तो वो कौन सी है? गणेश्वर। तो ये डिफरेंस है, ये आप मेनली थोड़ा अपने दिमाग में नोट रखना। आगे देखो, इसकी खोज 1977 में किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और 1978-79 में इस कार्य में विजय कुमार जी भी क्या हो गए? शामिल हो गए। यहाँ पर तांबा परिशोधन कारखाना भी प्राप्त हुआ है और तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन है वो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। आगे देखो, मकान कच्चे लेकिन नींव में क्या है? पत्थर है। और ऐसा ही कुछ हमको कहाँ पर देखने को मिला था? आहड़ सभ्यता में। तो इसलिए मैंने आगे लिख ही दिया, मैंने कहा ध्यान में रहेगा आपके जब नोट्स वगैरह बनाओ। तो मकान यहाँ पर कैसे मिले? कच्चे, लेकिन नींव में क्या थे? पत्थर थे। मकान कच्चे हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन जो नींव में क्या है? पत्थर है। और वो पत्थर भी कौन से? आपको कौन से बताए थे आहड़ में? शिष्ट पत्थर का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। यहाँ के लोग मध्य एशिया, पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। आज भी आप देख लो कि यहाँ पे झुंझुनू है, उधर कितना तांबा, खेतड़ी वगैरह वो एरिया ना, वहाँ पर खूब तांबा है। ठीक है, तो ये गणेश्वर सभ्यता बस इतना ही फैक्ट है, आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैक्ट है। अच्छी तरीके से नोट कर लेना आप, इनमें एक्स्ट्रा ऐड करो आप कुछ तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सफिशिएंट है पूरी तरीके से। और आज आपके जो चारों सभ्यताएं हैं उनकी कहानी ख़त्म हो गई है। आगे हम गुर्जर प्रतिहार वगैरह पढ़ेंगे, वो अपने जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा वो गुर्जर प्रतिहार पर ही आएगा। इन वीडियो से आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद में एक बार नोट्स को पढ़ना, वीडियो को फिर से देखना, बार बार देखना वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, यह आपकी जिम्मेदारी है। ओके, धन्यवाद।